नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस पेपर फर्स्ट का मॉडल पेपर जो है तीसरा आज हम लोग हल करेंगे। इसके पहले दो मॉडल पेपर हम हल करा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से दोनों वीडियो को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुल 140 प्रश्न आपको सामान्य अध्ययन रीजनिंग से जुड़े जो है प्रश्नों को हल कराया जाएगा। तो चलिए जो है देखते हैं प्रैक्टिस सेट। ये आपका तीसरा है फर्स्ट पेपर का, जिसमें 140 प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न आपका, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लंबाई को। फर्मी यह लंबाई मापने की छोटी इकाई होती है। इसको 10 पे पावर 15 मीटर इकाई के रूप में जो है व्यक्त करते हैं। इसका प्रतीक जो होता है वह आपका F होता है और इसे नाभिकीय एवं परमाणविक दूरियों का मात्रक जो है फर्मी कहा जाता है। तो आपका यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है क्या, तो लंबाई को। और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है आपका। उसके बाद जो है संवेग का एसआई मात्रक होता है आपका मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आवेग का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन सेकेंड होता है, न्यूटन सेकेंड। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। प्रश्न संख्या दूसरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विकिरण तापमापी को जो है पायरोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, कथन दिया गया है कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण आर है कि बर्फ पिघलाने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से होगा यहाँ कि ए तथा आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। बर्फ का टुकड़ा जो है पेय पदार्थ को ठंडा बना देता है, क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए पेय पदार्थ से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे वह ठंडा हो जाता है। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम। नेक्स्ट है आपका, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों की अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक मीन है यानी कि मछली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लाइंग फिश जो है आपका एक वास्तविक मीन यानी कि मछली है, जो कि ये हवा में उड़ सकती है। अगला प्रश्न आपका, पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगता है, जिसे रोकता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंखों को फैलाकर। पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण जो है गिरने लगता है, किंतु वह अपने पंख फैलाकर संतुलन बना लेता है, जिससे उसका गिरना जो है वह रुक जाता है। अगला प्रश्न आपका, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो प्रश्न संख्या 9, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिल्ली। अगला क्वेश्चन आपका, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्तदाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में जो है प्राकुंचन रुधिर दाब जो है वह आपका रक्तदाब जो है वह 120/80 होता है। अगला जो प्रश्न है आपका, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 से 2 दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 में दिए गए हार्मोनों की सूची 2 में भी दी गई मदों से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, एड्रेनल जो है आपका हो जाएगा क्रोध, भय, खतरा। और एस्ट्रोजन का संबंध हो जाएगा आपका स्त्रियों के हार्मोन से। और जो है सी का हो जाएगा यह इंसुलिन यानी कि ग्लूकोज। और फेरोमोन हार्मोन जो है यह आपका गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए का हो जाएगा पहला,
बी का हो जाएगा तीसरा, और सी का हो जाएगा चौथा, और डी का हो जाएगा दूसरा। तो 1 3 4 2 जिस ऑप्शन में होगा वह सही होगा। तो आप देख सकते हैं सी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा, 1 3 4 2। अगला प्रश्न है आपका, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर सेलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पैकेट स्विचिंग पर इंटरनेट कार्य करता है। अगला प्रश्न आपका, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 बिट तक, सॉरी 64 बिट तक। सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो दूसरा दिया गया है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 18। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों जो है वह सत्य है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपसे पूछा गया है कि यह जो है प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली यह नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों ही कथन सही है, सी विकल्प सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। अगला प्रश्न आपका, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ रावी नदी का वैदिक नाम परुष्णी है। अगला प्रश्न आपका, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जो है स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आपका, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जैनों के। अगला क्वेश्चन आपका, आलार कलाम कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बुद्ध के एक गुरु थे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मास्की अभिलेख से। अगला प्रश्न आपका, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जातक कथाएं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न आपका, अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण को जीता था। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण को जीता था। अगला प्रश्न आपका, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुहरावर्दी संप्रदाय के थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला प्रश्न आपका, किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहलोल लोदी ने जो है कहा था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही जो है राजत्व है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दारुल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ जो है दारुल इस्लाम है। उसका मानना था कि जब तक गैर मुसलमान देशों यानी जिसको दारुल हर्ब कहा जाता था के विरुद्ध धर्मयुद्ध यानी कि जिहाद का अर्थ होता है धर्मयुद्ध करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम के राज्य यानी कि दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाती। दारुल हर्ब का अर्थ है कि गैर मुसलमानी देश, और जजिया जो है एक प्रकार का ये धार्मिक कर था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार संयोजित कीजिए। पहला है मेरठ हत्याकांड, दूसरा है दिल्ली घोषणा,
तीसरा है कानपुर पर अधिकार और चौथा है मेरठ पर अधिकार। तो आपको इसे कालक्रम के अनुसार दर्शाना है। तो मेरठ हत्याकांड जो है आपका ये 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी सेना ने विद्रोह कर अपने अधिकारियों को जो है गोली से उड़ाया। तो मेरठ हत्याकांड आपका हो जाएगा 10 मई। उसके बाद जो है मेरठ पर अधिकार कर लिया गया। उसके बाद जो है आपका चौथा हो जाएगा, एक के बाद 4 होगा मेरठ पर अधिकार। इसके बाद जो है सेना ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और दिल्ली घोषणा। उसके बाद जो है आपका 1-4-2 यानी कि दिल्ली घोषणा हो जाएगा। उसके बाद 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया और दिल्ली में मुगल बादशाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। उसके बाद जो है आपका कानपुर पर अधिकार हो जाएगा। 5 जून को कानपुर पर अधिकार कर लिया गया। तो सबसे पहले हो जाएगा मेरठ हत्याकांड, उसके बाद मेरठ पर अधिकार, फिर जो है दिल्ली घोषणा, उसके बाद फिर जो है कानपुर पर अधिकार। तो 1, उसके बाद जो है 4, फिर 2, 3, 1, 4, 2, 3 यानी कि विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सिद्धू तथा कान्हू निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हुए थे? प्रश्न संख्या 33। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह के साथ। संथाल विद्रोह ये आपका 1855 से 56 ईस्वी के बीच जो है हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, देवबंद आंदोलन यूपी, उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था यूपी को, में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1866 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका, एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ निम्न में से किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नारायण गुरु ने। केरल में श्री नारायण गुरु ने जो है दलितोद्धार का एक आंदोलन शुरू किया था। इन्होंने 1903 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम संस्था की स्थापना की तथा एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर की आवश्यकता पर इन्होंने जोर दिया था। तो ये ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो पहला दिया गया है कि वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन। तो नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 36। तो सबसे पहला जो आपका दिया गया है कि वुड का डिस्पैच यानी कि वुड का एजुकेशन डिस्पैच, ये आपका 1854 हो जाएगा। उसके बाद मैकाले मिनट ऑन एजुकेशन 1835 हो जाएगा आपका। उसके बाद दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, ये आपका हो जाएगा 1944। उसके बाद इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन जिसको कहा जाता है, यह आया आपका 1882। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं, मैकाले मिनट 1835 यानी कि दूसरा। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 1854 वुड का डिस्पैच। उसके बाद जो है आपका हो जाएगा 1882, फिर हो जाएगा 1942, 2, 1, 4, 3 यानी कि विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वह 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। और कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूछा जाता है कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कुल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था पहले अधिवेशन में। अगला प्रश्न आपका, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का सेलिब्रेट किया गया था किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, BG तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ यानी कि सेलिब्रेट किया गया था। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 39। तो चिटगांव आर्मरी रेड का संबंध हो जाएगा आपका कल्पना दत्त से। उसके बाद जो है आपका हो जाएगा अभिनव भारत का संबंध हो जाएगा BD सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर से। तो ए का हो जाएगा पहला, बी का हो जाएगा आपका तीसरा और सी यानी कि दिया गया आपका अनुशीलन समिति, तो इसका संबंध हो जाएगा अरविंद घोष से। सी का हो जाएगा चौथा और डी कूका आंदोलन का संबंध हो जाएगा आपका गुरुराम सिंह से। तो डी का हो जाएगा दूसरा। 1, 3, 4, 2 जिस ऑप्शन में होगा वैसे होगा आपका। तो आप देख सकते हैं ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस जिसको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी कहा जाता है
हेतु सुनिश्चित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ऊधम सिंह ने। 1919 में जो है पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में गोली चलाने का आदेश देने वाले जनरल डायर को क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने लंदन में गोली मार दिया था। कहाँ पर? तो लंदन में इसकी हत्या की गई थी ऊधम सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? प्रश्न संख्या 42। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने अन्यायी सरकार को से जो है असहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया। तिलक भी जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 से जो है संतुष्ट नहीं थे और 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई और इस आंदोलन का परिणाम वह नहीं देख सके थे। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अस्पृश्यता उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एस.सी. बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी जो है यह कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला प्रश्न आपका, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना यह 1946 में भारत के लिए कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव था। इसमें ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर संघ की स्थापना का प्रस्ताव था, जिसमें भारतीय रियासतों को सम्मिलित न होने की छूट थी और कुछ राष्ट्रीय हितों के विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव किया गया था। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों को जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन यहाँ दिया गया है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से आप देख सकते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है और इकहरी यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए से आपका मौलिक अधिकार लिया गया है और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली गई है आपका यूनाइटेड किंगडम से, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यह भी जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ब्रिटेन से जो है संसदीय प्रणाली ली गई है। उसके बाद जो है आपका एकल नागरिकता लिया गया है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए से आपका मौलिक अधिकार लिया गया है और जो है न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की शक्ति जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड के संविधान से आपको पता ही है जो है नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और जापान के संविधान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला प्रश्न है आपका अब कि निम्न शब्दों पर विचार करें। पहला है समाजवादी, दूसरा प्रजातांत्रिक, तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, चौथा है धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम कीजिए। तो प्रश्न संख्या 48। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से होगा यहाँ CAD, उसके बाद B। पहले हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर हो जाएगा आपका समाजवादी, फिर जो हो जाएगा आपका धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद लास्ट में होगा आपका प्रजातांत्रिक। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है आपका, 1950 के दशक के भाषाई राज्यों की प्रबल मांग के उपरांत निम्नलिखित में से कौन से राज्य पुनर्गठित हुए? पहला है कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पंजाब और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 4 यानी कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान मान्यता देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अगला क्वेश्चन आपका, सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार की विषमताएं यथा जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त कर दी जाएं। अगला क्वेश्चन आपका, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है अब आपका कि संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने विनिर्धारित होता है, किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन यानी कि वितरण से। अगला प्रश्न आपका, केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पी.बी. राजमन्नार समिति गठित की गई थी, किस राज्य में, किस राज्य के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु के द्वारा जो है पी.बी. राजमन्नार समिति गठित की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। भारत की संसद के संबंध में जो है आपका मंत्रिमंडल का सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी का भी एक सदस्य हो सकता है, और दोनों सदनों का सदस्य न होने पर भी कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, बशर्ते उसे मंत्री पद धारण करने के पश्चात जो है 6 महीने के भीतर दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसका जो है मंत्री पद जो है वह आपका अवैध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति के सचिव। अगला क्वेश्चन आपका, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हों या बाहर, क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सकल राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है आपका, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। नेक्स्ट है आपका, मुद्रा पूर्ति यमोन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नोट एवं सिक्के तथा मांग जमा को जो है मुद्रा पूर्ति यमोन कहा जाता है। और अगला प्रश्न आपका, एक्च्यूरीज शब्द संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप निर्धारित किया गया किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के द्वारा निर्धारित किया गया था। और अगला क्वेश्चन आपका, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कुल कितने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20। नेक्स्ट है आपका, भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956 की औद्योगिक नीति में। नेक्स्ट आपका, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के माध्यम से कीजिए। कथन ए दिया गया है कि विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है, कारण आर है यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। प्रश्न संख्या 68, तो ए ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है।
अगला है आपका निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन अंश नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग। अगला क्वेश्चन आपका जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29%। और अगला प्रश्न आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20वां। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का जो है 20वां स्थान है और उत्तर प्रदेश का जो है पहला स्थान है। अगला प्रश्न आपका जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ जो है आपका राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ बाल लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार। तो आपको बताना है इसमें कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में बाल लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार कितना है? तो 912। तो बी जो है आपका सुमेलित है, बाकी सभी जो है आपका गलत है। यहाँ जो है आपका मध्य प्रदेश का जो दिया गया है कि बाल लिंगानुपात 912, ये आपका अंतिम आंकड़ा का डाटा दिया गया था। अंतिम आंकड़ा के अनुसार जो है बाल लिंगानुपात मध्य प्रदेश का कितना था? तो 918 था। और उत्तर प्रदेश का जो है बाल यानी कि शिशु लिंगानुपात जो है 2011 जनगणना के अनुसार वो है 902 है। उसके बाद जो है उसके राजस्थान का बाल लिंगानुपात यानी कि शिशु लिंगानुपात जो है आपका 888 है। उसके बाद बिहार का जो है वो है 935 है शिशु लिंगानुपात। और पूरे भारत का देखा जाएगा शिशु लिंगानुपात तो 2011 जनगणना के अनुसार कितना है? तो 919 पूरे भारत का बाल लिंगानुपात है। तो यहाँ जो है यदि अंतिम आंकड़ा देखा जाएगा तो बी ऑप्शन जो है यहाँ सही होगा। मध्य प्रदेश का 912 था और अंतिम आंकड़ा के अनुसार कितना हो गया? तो 918 बाल लिंगानुपात। बाकी सभी जो है यहाँ ए भी जो है आपका गलत दिया गया था, बी सही था, सी गलत था और डी जो है गलत था। तो एग्जैक्ट जो है बाल लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का कितना था 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार? 902। और मध्य प्रदेश का 918 अंतिम आंकड़ा के अनुसार, राजस्थान का 888 और बिहार का 935। पूरे भारत का देखा जाएगा तो 919। अगला प्रश्न आपका जनांकीय अंतराल शब्द क्या सूचित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जन्म एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसका नाम प्रवर्जन सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ली का प्रवर्जन सिद्धांत से जो है संबंधित है। इनके अतिरिक्त बीजेर, जैनसन और पीटरसन आदि भी जो है प्रवर्जन सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला है आपका निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा को। चिपको आंदोलन के प्रणेता इन्हें कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को। और चंडी प्रसाद भट्ट भी जो है इसमें शामिल थे। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 में जो है तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले से जो है शुरू किया गया था। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा कि चिपको आंदोलन से का जो है नेता कौन माना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न आपका पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमंडलीय हेक्टेयर। नेक्स्ट आपका किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण यानी कि शोर प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों जैसे कि सड़कों के किनारे या फिर औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने का एक जो है तकनीक है, ताकि घने पेड़ वह ध्वनि प्रदूषण को कम कर सके, क्योंकि पेड़ जो है वह ध्वनि को फिल्टर करते हैं और मनुष्यों को होने वाली हानि से बचाते हैं। तो ग्रीन मफलर का संबंध जो है वह आपका पेड़ यानी कि सड़कों के या फिर औद्योगिक क्षेत्रों के किनारे पेड़ पौधों को लगाने से है, जिससे जो है ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs और मीथेन CH4 गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान जो है बताना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा CO2, फिर जो है मीथेन, फिर जो है आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, फिर जो है आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। नेक्स्ट है आपका, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संस्थानों में से किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली इनविज का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, IIPS मुंबई में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी कि 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जो है 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। और जो है प्रश्न पूछा जाता है कि मालदीव व मिनिकॉय के मध्य जो है कौन सा चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल है। उसके बाद लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? तो 9 डिग्री चैनल है। उसके बाद जो है आपका छोटा अंडमान व कार निकोबार के द्वीप जो है आपका 10 डिग्री चैनल है। ये जो प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद जो है आपका तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य जो है वह आपका पाक स्ट्रेट नाम से जाना जाता है, पाक स्ट्रेट है। और जो है आपका सुमात्रा व निकोबार के मध्य जो है ग्रैंड चैनल है। उसके बाद जो है आपका दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य जो है आपका दक्कन पासेज है। लघु अंडमान और जो है लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य क्या है? तो वह दक्कन पासेज है। तो यहाँ से पूछा गया है कि 10 अंश यानी जलमार्ग यानी कि 10 डिग्री चैनल आपस में पृथक करता है किसको? तो अंडमान एवं निकोबार को। ये ऑप्शन सही होगा आपका। अगला प्रश्न आपका, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तट से 12 समुद्री मील तक जो है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। भारत का जो है प्रादेशिक जल क्षेत्र विस्तार व भारत के समुद्री तट से लेके 12 नाटिकल मील की दूरी तक जो है स्थित है। और इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। और जो है संलग्न क्षेत्र की दूरी जो है वह आधार रेखा से 24 मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को जो है साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ आपसे पूछा गया केवल यह प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तो हो जाएगा आपका तट से 12 समुद्री मील तक। और यदि पूछा जाता है कि संलग्न क्षेत्र कितना है तो वह 24 मील तक है। 1 मील बराबर जो है आपको पता है 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। तो यदि पूछा जाएगा कि 1 समुद्री मील बराबर कितने किलोमीटर होता है तो 1.8 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न आपका, अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं। और विष्णुप्रयाग में जो दिया गया ऑप्शन में कि विष्णुप्रयाग में धौली गंगा एवं विष्णु गंगा आके मिलती हैं। धौली गंगा और विष्णु गंगा उस जगह को क्या कहते हैं? विष्णुप्रयाग। उसके बाद कर्णप्रयाग जो है आपका अलकनंदा और पिंडार नदी आकर मिलती हैं। अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं कहाँ पर? तो कर्णप्रयाग में। और बद्रीनाथ में जो है आपका कोई भी जो है संगम में यहाँ नहीं होता है। और एक और पूछा जाता है नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग में जो है आपका अलकनंदा और नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है नंदप्रयाग में। और उसके बाद जो है आपका रुद्रप्रयाग पूछा जाता है तो यह अलकनंदा और मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी आकर के मिलती हैं। तो यहाँ से पूछा गया अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं कहाँ पर? तो यह जो है आपका देवप्रयाग हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न आपका, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरन द्वीप। भारत की सीमा में स्थित जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वह बैरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है बैरन ज्वालामुखी। नेक्स्ट आपका, मंगलम सिंचाई परियोजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में।
अगला प्रश्न है आपका, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा कहाँ है? तो आप सभी को पता होगा, झांसी में है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, तारे का रंग सूचक है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसके ताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बृहत ज्वार आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं उस टाइम जो है आपका बृहत ज्वार आता है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फिनलैंड की राजधानी जो है ओस्लो नहीं बल्कि कहाँ है? तो फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। कहाँ पर? हेलसिंकी में। बाकी जो है फिजी की राजधानी सुवा है, गुआना की राजधानी जो है जॉर्ज टाउन है, लेबनान की राजधानी जो है वह बेरूत है। ओस्लो जो है किसकी राजधानी है? तो यह नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लीस्टोसीन युग में। और अगला प्रश्न आपका, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नाथुला दर्रा। किस राज्य में है? तो सिक्किम में है, पूछा भी जाता है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सागरों में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृत सागर यानी कि डेड सी में 238%। अगला प्रश्न आपका, ग्रैंड कैनियन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक खड्ड। और अगला प्रश्न आपका, केंद्र और राज्यों द्वारा सामाजिक सेवाओं पर जीडीपी के अनुपात में व्यय वित्त वर्ष 2019-20 में कितने प्रतिशत हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.7%। अगला प्रश्न है आपका कि अर्थव्यवस्था में कुल औपचारिक रोजगार में वित्त वर्ष 2011-12 की तुलना में वित्त वर्ष 2017-18 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9.98%। 2011 से 12 में कितने प्रतिशत था? तो 2011 से 12 में 8% की 8% था और 2017-18 में यह बढ़कर जो है 9.98% हो गया। अगला प्रश्न आपका, विनिर्माण और बिजली क्षेत्र में नई घरेलू कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स दर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15%। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन देखभाल सोसाइटी का एक घटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरण मजूमदार को। अगला प्रश्न आपका, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में सुर्खियों में रहे वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशों में बसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने से संबंधित है वंदे भारत मिशन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय खिलाड़ी बलबीर सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो यहाँ मिसप्रिंट है, किस खेल से संबंधित होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी से। बलबीर सिंह का मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में जो है 96 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है। वे हॉकी के महान खिलाड़ियों में से एक थे। अगला प्रश्न आपको, भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजीवन जोशी को। अगला प्रश्न आपका, विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक ने हाल ही में त्यागपत्र दे दिया, वे किस देश के हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील के। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक जो थे रॉबर्ट अजेवेदो थे, रॉबर्ट अजेवेदो, यह ब्राज़ील के थे। तो आपका जो है बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने
कर्मचारियों के गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज दर को घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7.9%। पहले कितना था? तो यह 8.5% था पहले। अगला प्रश्न आपका सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला दिया गया है कि हाल ही में वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2019 WHO के द्वारा जारी की गई है। दूसरा है इस रिपोर्ट के आंकड़े विश्व के 202 देशों के सर्वेक्षण के उपरांत लिए गए हैं। तीसरा है WHO ने 2010 में एंड टीबी स्ट्रेटजी के अंतर्गत टीबी के उन्मूलन के लक्ष्यों को निर्धारित किया। चौथा है वैश्विक टीबी रिपोर्ट WHO के द्वारा वर्ष 2000 से प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 109 में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ये यहाँ से हो जाएगा। 1 और 2 जो है सत्य है, यानी कि आप देख सकते हैं कि हाल ही में वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2019 WHO के द्वारा जारी की गई है और इस रिपोर्ट के आंकड़े जो है विश्व के 202 देशों के सर्वेक्षण के उपरांत लिए गए हैं। तो पहला और दूसरा जो है आपका सही है। अगला प्रश्न आपका केंद्र ने फसल बीमा योजना की समीक्षा करने और बदलावों की सिफारिश करने के लिए रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों GOM का 7 सदस्यीय समूह बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है फसल बीमा योजना वन नेशन वन स्कीम थीम के अनुरूप है और इसमें पिछले सभी योजनाओं की सर्वोत्तम विशेषताएं शामिल है और साथ ही पिछली सभी दिक्कतों या कमियों को हटा दिया गया है। दूसरा है यह योजना पूर्व से व्यापक फसल बीमा प्रदान करती है, अनिवार्य कम प्रीमियम दरों पर गैर रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिम के खिलाफ कटाई के बाद की अवधि के लिए। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 110 में। तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन जो है वह आपका सही है। अगला प्रश्न आपका 17 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र बनाई केंद्र नई दिल्ली में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? प्रश्न संख्या 111। तो इसका सही जो है आंसर है ऑप्शन बी। इस मिशन का उद्देश्य 5 सिद्धांतों पर आधारित है। यह जो है आपका सही नहीं है। 17 दिसंबर 2019 को जो है केंद्रीय संचार कानून एवं न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन का दृष्टिकोण डिजिटल ढांचे के त्वरित विकास, डिजिटल अंतर को समाप्त करना और डिजिटल सशक्तिकरण तथा समावेश पर आधारित है। इस मिशन का उद्देश्य सभी नागरिकों को किफ़ायती एवं सार्वभौमिक सेवा प्रदान करना है। इस मिशन का उद्देश्य जो है वह 3 सिद्धांतों पर, कितने सिद्धांतों पर? तो 3 सिद्धांतों और सभी के लिए उपलब्धता, गुणवत्ता युक्त सेवा एवं किफ़ायती सेवा पर आधारित है। यहाँ कितना दिया गया है? तो 5। तो ये ऑप्शन इसलिए आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित युग्मों में से किसमें वही संबंध है जो ऑस्ट्रेलिया का संबंध जो है महाद्वीप में है? तो यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरह जो है ऑस्ट्रेलिया जो है एक महाद्वीप है, उसी तरह विक्रांत जो है एक जहाज है। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका निम्नांकित में से कौन विषम सदस्य है? तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, वर्ग मीटर। यहाँ पाउंड जो है आप देख सकते हैं मुद्रा पे नहीं, पहले ही स्पष्ट कर दिया है। तो ये सभी जो है आपका 1 हो जाएगा। जिस प्रकार आप देख सकते हैं चूँकि पाउंड जो है मुद्रा में नहीं दिया गया है, लीटर तथा गैलन यह धारिता की इकाई है, जबकि वर्ग मीटर जो है आपका क्षेत्रफल का मापक यानी कि यूनिट है ये। अगला प्रश्न आपका अनुक्रम दिया गया 8, 11, 17, उसके बाद x है 53, 101 में x का मान क्या होगा? तो आप देख सकते हैं 8, 3, 11, 6, 17, फिर जो है 2 जो है इसमें गुणा किया गया है। 3 में 2 का गुणा करेंगे, फिर 6 हो जाएगा, 6 में 2 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा आगे। तो 17, 12 कितना हो जाएगा? 29। फिर जो है इसमें 2 का गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। 53 यानी कि 24, 29 में 24 जोड़ेंगे 53 हो जाएगा। फिर जो है 24 में 53 में 48 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 101। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुक्रम 8, 11, 17 x के स्थान पर क्या आएगा? तो 29 आएगा। एक बार फिर से इसे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 8 + 3 11, 11 6 17 यहाँ आपको बताना है। तो 3 जो है 3 में 2 गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 2 का गुणा करेंगे 12। तो 17 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 29। फिर जो है 12 में 2 गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। तो यहाँ 24 और 24
और 29 कितना हो जाएगा आपका 53। फिर जो है 24 में 2 का गुणा करेंगे 48 हो जाएगा। 53 और 48 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 101। तो अनुक्रम सी जो ऑप्शन सी जो है यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न आपका अधोलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड है, कल के जो है प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर में जो है ये प्रश्न भी दिया गया था। तो जो कल का प्रैक्टिस सेट किया होगा इसे सही कर लेंगे आप लोग। तो जे से हो जाएगा आपका जनवरी, एफ से हो जाएगा फरवरी, एम से मार्च, ए से अप्रैल, फिर जो है आपका मई, जून, जुलाई, यानी कि एम जे जे, ये ऑप्शन सही होगा आपका। अगला प्रश्न आपका स्कूल पहुंचने के लिए एक छात्र अपने घर से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर बाएं घूमकर 1 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूमकर 1.5 किलोमीटर जाता है तथा अंततः दाएं घूमकर 1 किलोमीटर और चलता है। तो घर से स्कूल तक न्यूनतम दूरी जो है यानी कि फासला पूछा गया है आपसे। तो चलिए देखते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए एक छात्र अपने घर से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर, यानी कि मान लीजिए घर हो गया 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर बाएं घूमकर 1 किलोमीटर चलता है। बाएं घूमेगा वह 1 किलोमीटर जाएगा, फिर जो है दाएं घूमेगा और 1.5 किलोमीटर जाएगा। दाएं जो है ऊपर हो जाएगा, कितना जाता है तो 1.5 किलोमीटर जाता है। उसके बाद जो है अंततः फिर जो है दाएं घूमकर 1 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं जो घूमेगा फिर जो है इधर आएगा 1 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से जो है इसकी दूरी पूछा गया है टोटल। तो आप देख सकते हैं इधर भी एक घुमा है, यहाँ भी एक है, और ये जो है आपका 1.5 है। तो 1.5 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ 116 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ 3.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपका श्री और श्रीमती शर्मा के 2 बच्चे हैं, आशा और रमेश। रमेश का विवाह श्री और श्रीमती महाजन की पुत्री राधा से हुआ। श्री और श्रीमती महाजन के पुत्र सुरेश का विवाह रीता से हुआ। सुनील और राज सुरेश और रीता की संतान हैं तथा उमा और सुधा रमेश और राधा की पुत्रियां हैं। तो सुधा का आशा से क्या संबंध है। तो वीडियो को जो है आप पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि श्री और श्रीमती, मान लीजिए ये हो गए श्री और श्रीमती, इनके 2 बच्चे हैं, कौन कौन से, आशा और जो है रमेश। उसके बाद क्या कह रहा है, रमेश का विवाह हुआ श्री और श्रीमती महाजन की पुत्री राधा से हुआ है, यानी रमेश का विवाह किससे हुआ है। तो इधर लिखते हैं थोड़ा सा, श्री और श्रीमती हो गए हैं, इनके 2 बच्चे हैं, कौन से, तो एक आशा और एक जो है रमेश। और फिर कह रहा है कि रमेश का विवाह जो श्रीमती महाजन की पुत्री, मान लीजिए महाजन हो गए, महाजन की पुत्री का क्या नाम है, तो राधा, राधा से हुआ है, यानी कि रमेश का विवाह जो है राधा से हुआ। उसके बाद जो है श्री और श्रीमती महाजन के पुत्र सुरेश का विवाह रीता से हुआ है। तो इनके भी जो है सुरेश, ये हो गया, सुरेश का विवाह किससे हुआ है, तो रीता से हुआ है। उसके बाद जो है सुनील और राज सुरेश और रीता के संतान हैं, यानी कि सुरेश और रीता के जो है संतान हैं सुनील और राज, सुनील और राज ये हो गए। उसके बाद जो है तथा जो है उमा और सुधा रमेश और राधा की 2 पुत्रियां हैं। तो रमेश और राधा ये हो गए, इनकी 2 पुत्रियां हैं, कौन से, सुधा और उमा हो गए। तो आपसे पूछा है कि सुधा का आशा से क्या संबंध है, ये आशा हो गई, और इसका संबंध जो है पूछा गया है। तो ये दोनों जो है भाई बहन हैं। तो पूछा है कि सुधा का संबंध जो है आशा से क्या होगा, तो भतीजी होगी, भाई की लड़की क्या होगी, भतीजी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न अब देखते हैं, यदि डेट को कोडित किया जाए WZGV में से तो कम का कोड क्या होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यदि ध्यान से देखेंगे तो एज डेट का जो है ये अपोजिट है, यानी कि डी का अपोजिट W होता है, ए का अपोजिट Z होता है, टी का अपोजिट जो है G होता है और ई का अपोजिट जो है B होता है। तो आपसे कम का जो है पूछा गया है कोड क्या होगा। तो यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप ए से लेके एम तक लिख दीजिए एक लाइन में। सॉरी, ए से लेके जो है आप एम तक लिख दीजिए एक लाइन में, A B C D
EFGHIJKL M। उसके नीचे आप लिख दीजिए N से लेके Z तक, इधर OMNOP हो गया आपका, QRSTUVWXYZ। ये जो है आपका अपोजिट हो गया। तो आपको कम का जो है अपोजिट निकालना है। C का हो जाएगा X, उसके बाद जो है O का हो जाएगा आपका L, उसके बाद जो है M का हो जाएगा आपका N, उसके बाद जो है E का आप हो जाएगा V। तो ये हो गया आपका कोड XLNV। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एक घन के 6 पृष्ठ अलग अलग रंगों के हैं। लाल पृष्ठ काले के विपरीत है और हरा पृष्ठ जो है लाल और काले के बीच में है। तो नीला पृष्ठ सफ़ेद के आसन्न है, आसन्न यानी कि बगल है, तथा भूरा पृष्ठ जो है नीले के आसन्न है। तो हरे पृष्ठ के आसन्न 4 रंग आपसे पूछा गया है, कौन कौन से होंगे। तो चलिए जो है सबसे पहले एक घन बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह जो है आपसे ये हो गया जो है। तो क्या कह रहा है कि एक घन के 6 पृष्ठ, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हरा पृष्ठ जो है लाल और काले के बीच है, सॉरी सबसे पहले है लाल पृष्ठ जो है काले के विपरीत है। तो लाल पृष्ठ जो है काले के विपरीत है। तो मान लीजिए ये हो गया आपका लाल और ये हो जाएगा काला। लाल पृष्ठ काले के विपरीत हो गया आपका। उसके बाद कह रहा है कि हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच है। तो लाल और काले के बीच हरा कर दीजिए। फिर जो है कह रहा है कि आपका नीला पृष्ठ सफ़ेद के आसन्न है। तो नीला पृष्ठ जो है सफ़ेद के आसन्न, तो यहाँ मान लीजिए सफ़ेद हो गया, तो ये हो जाएगा नीला, इसके बगल हो जाएगा। उसके बाद जो है कह रहा कि आसन्न है, तो हरे पृष्ठ के आसन्न 4 रंग कौन से होंगे, सॉरी, तथा भूरा पृष्ठ नीले के आसन्न है, तथा भूरा पृष्ठ जो है नीले के आसन्न है। तो नीला ये हो गया, तो भूरा ये हो जाएगा आपका। तो आपसे कह रहा है कि हरे पृष्ठ के आसन्न 4 रंग। तो हरे पृष्ठ के आसन्न यानी कि अगल बगल आप देख सकते हैं ये है, यानी कि सफ़ेद है, लाल है, भूरा है और काला है। सब लाल, काला, भूरा और सफ़ेद, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सीता, गीता, राधा, माया और प्रभा एक पंक्ति में एक दूसरे के बगल में खड़ी हैं। राधा माया के दाहिनी ओर उससे तीसरे स्थान पर खड़ी है और सीता के ठीक बगल में उसकी बाईं ओर है। राधा प्रभा की दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है और गीता सीता की बाईं ओर दूसरे पर है। तो इनमें से पंक्ति के ठीक बीचों बीच कौन है। तो चलिए जो है देखते हैं। एक पंक्ति हो गया, कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हुए। फिर जो है कह रहा आपसे कि राधा जो है माया के दाहिनी ओर उससे तीसरे स्थान पर है। राधा माया के दाहिनी ओर, मान लीजिए ये माया हो गई, राधा दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। तो दाहिना ये हो जाएगा आपका तीसरे स्थान पर, 1 2 3 कौन हो गया, राधा, ठीक है। फिर उसके बाद है और सीता के ठीक बगल में उसकी बाईं ओर है। सीता के बगल में ठीक उसकी बाईं ओर, तो ये हो जाएगा वह बाईं ओर होगी। फिर जो है आपका कह रहा है कि राधा जो है प्रभा की दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है। राधा प्रभा की दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है। तो ये हो गई मान लीजिए प्रभा, दूसरा वाली, दूसरा स्थान हो गया, पहला दूसरा, ठीक है। फिर जो कह रहा है कि और गीता सीता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। गीता जो है मान लीजिए ये गीता हो गई, सीता के बाईं ओर, बाईं ओर जो है ये हो गया आपका सीता यहाँ है, तो बाईं ओर 1 और 2 दूसरे स्थान पर गीता हो गई। तो पूछा कि इन पंक्ति में बीचों बीच कौन है। तो आप देख सकते हैं टोटल 5 लोग हैं, तो बीचों बीच ये होगा, तो यहाँ कौन है, तो गीता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट है जो है, यहाँ जो है आपका 3 होगा, ये 5 इसको कट कर दीजिए, और यहाँ जो है 3 यहाँ नहीं होगा, और यहाँ जो है आपका हो जाएगा 6 नहीं, यहाँ 4 होगा, और यहाँ जो है आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ 6 हो जाएगा। 4 5 6 नीचे हो गया, 3 6 और 7 हो गया। चाहे 5 इधर आप कर सकते हैं, 5 हो जाएगा, 6 7, उसके बाद 3 आप इधर कर लीजिए, 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह बनेगा ये। तो आपसे पूछा गया है ये लास्ट वाले का जो है क्या होगा यहाँ,
5 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ जो है आपका हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है 5 तियाँ होता है 15, 15 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 11, 11 माइनस 1 करेंगे आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ 10 हो गया। फिर इस तरह यहाँ भी आप करेंगे तो यहाँ 4 होगा, तो 6 चौको 24, 24 माइनस 5, 24 माइनस 5 करेंगे तो आपका 19 हो जाएगा, और 19 माइनस 1 लास्ट में सब में से माइनस करना है तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं समीकरण ठीक है। यहाँ आप देखें 7 पचे 35 हो जाएगा, 35 में से 6 आप माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 29, लास्ट में 1 और माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 28। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ ऑप्शन डी 28। अगला प्रश्न आपका, निम्न आरेख में त्रिभुज डॉक्टरों को, वृत्त खिलाड़ियों को और आयत जो है सरकारी कर्मचारियों को दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ खिलाड़ियों को कौन दर्शाता है, तो ये सर्कल जो है। उसके बाद डॉक्टर को कौन दर्शाता है, तो ये त्रिभुज हो गया, और सरकारी कर्मचारियों को क्या दर्शाता है, तो ये आयत हो गया। तो आपसे पूछा है उपयुक्त आरेख के आधार पर कितने सरकारी कर्मचारी जो हैं वह खिलाड़ी भी हैं। तो कितने सरकारी कर्मचारी जो है वह खिलाड़ी हैं, तो आप देख सकते हैं जो भी सर्कल के अंदर आएगा तो वह खिलाड़ी होगा, और जो भी जो है आयत के अंदर आएंगे वो है आपके जो है सरकारी कर्मचारी होंगे। तो आपसे पूछा है कितने सरकारी कर्मचारी खिलाड़ी भी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 19, ये भी जो है आपका सर्कल के अंदर है और आयत के अंदर है, ये हो गया। और 6 देख सकते हैं यहाँ, ये भी सर्कल के अंदर भी है और आयत के अंदर भी है। तो आपसे पूछा है कितने सरकारी कर्मचारी खिलाड़ी हैं, तो 19 और 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25। तो आंसर आपका हो जाएगा 25। 10 नहीं होगा यहाँ, आप देख सकते हैं 10 जो है आयत में है लेकिन जो है ये सर्कल के अंदर नहीं है, और 8 भी नहीं होगा, 8 जो है सर्कल के अंदर तो है लेकिन ये भी जो है आयत के अंदर नहीं है, और 21 जो है आपका ये भी सर्कल के अंदर है लेकिन जो है ये आयत के अंदर नहीं है। तो आयत के अंदर जो होगा और सर्कल के अंदर जो होगा, दोनों के अंदर जो होगा वही होगा। तो 19 और 6 आप देख सकते हैं दोनों के अंदर है, सर्कल के अंदर भी है और आयत के अंदर भी है। तो 25 आपका सही आंसर होगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका, यदि r का अर्थ है प्लस से और s का अर्थ है गुणे से, t का अर्थ है भागा से और u का अर्थ है माइनस से, तो 4r 5s t 30t और 10u 7 बराबर है किसके। तो चलिए जो है इसका मान सबसे पहले रखते हैं। तो क्या कह रहा है कि 4 r का संबंध जो है किससे दिया गया है, प्लस से, फिर जो है आपका हो जाएगा 5, उसके बाद जो है यस दिया गया है, तो यस का संबंध किससे है, गुणे से है, तो 5 हो जाएगा गुणे 30। उसके बाद जो है टी का दिया गया है भागा से, भागा 10। उसके बाद जो है यू का संबंध किससे दिया गया है, तो यू का संबंध जो माइनस से दिया गया है, -7। तो इसे आपको जो है हल कर लेना है। तो 4 प्लस जो है 5 करेंगे और इस भाग देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, तो गुणे 3 हो जाएगा ये, और माइनस जो है 7 हो जाएगा ये। फिर जो 4 प्लस 15 माइनस 7, 15 4 19 माइनस 7 बराबर 12। तो बोर्ड मास के नियम के थ्रू जो है ये आप लगा सकते हैं बोर्ड मास। तो आपका जो है यहाँ 12 सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है। प्रश्न संख्या 124। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ये आपका सही नहीं है। सभी गुलाब लाल होते हैं, क्योंकि गुलाब जो है प्रकृति में विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं, न कि जो है केवल लाल होते हैं। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न आपका, 3:40 बजे जो है घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो पहले भी प्रैक्टिस सेट में हम बताए थे 3 में जो है आप, यानी कि घंटे की सुई में आपको 30 से गुणा कर लेना है, बाकी दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, और मिनट की सुई में जो है आपको 11/2 से गुणा कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 90 हो जाएगा, और यहाँ से डिफरेंस आपको निकालना है, जो भी ज़्यादा है उसे जो है माइनस कर देना है, जो भी कम होगा। उसके बाद जो है 20 गुणे हो जाएगा 11 220, यानी कि आपका 220 में से 90 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका 130। तो यही आपका जो है एंगल मिल जाएगा, कितना होगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ से हो जाएगा 130 डिग्री। इसका सीधे सीधे जो है एक फार्मूला यही है कि आप घंटे की सुई में 30 से गुणा कर दीजिए और मिनट की सुई में जो है 11/2 से गुणा कर दीजिए, बाकी दोनों का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, जो भी आएगा वो आपका कोण मिल जाएगा।
अगला प्रश्न आपका, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रजभूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता 67.7% है। दूसरा है आबादी का घनत्व 879 प्रति वर्ग किलोमीटर है, 829 इसको कर लीजिएगा आप लोग, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा है सर्वाधिक आबादी वाला जनपद शहर कानपुर है। और चौथा है जनपद सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, कोड के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर जो उत्तर प्रदेश का 67.7% है, ये आपका सही है। और आबादी का जनघनत्व उत्तर प्रदेश का 829 है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, दूसरा भी सही है। तीसरा जो है आपका दिया गया है कि सर्वाधिक आबादी वाला जनपद शहर कानपुर है, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। सर्वाधिक आबादी और जनपद वाला शहर कौन सा है? तो वह आपका इलाहाबाद है। और चौथा जो है जनपद सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है, तो ये भी सही है। तो यानी कि 1, 2 और 4 आपका सही है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। तीसरा जो है गलत है। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक तरफ आपका पारंपरिक कला शिल्प दिया गया, दूसरी तरफ संबद्ध स्थान। तो चलिए देखते हैं, मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? वो खुर्जा बुलंदशहर फेमस है, ए का। दूसरा काष्ठ नक्काशी के लिए हो जाएगा आपका सहारनपुर, तो बी का हो जाएगा चौथा। और काष्ठ पादुका खड़ाओं के लिए हो जाएगा पीलीभीत, सी का तीसरा। जरी के लिए जो है बरेली, तो डी का हो जाएगा पहला। 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1 यानी कि विकल्प डी आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ अणु शक्ति केंद्र। तो चलिए देखते हैं, गुजरात में जो है कौन सा अणु शक्ति केंद्र है? तो काकरापार है गुजरात में, ए का दूसरा हो जाएगा। कर्नाटक में कैगा है आपका, तो बी का चौथा। राजस्थान में है आपका रावत भाटा, सी का हो जाएगा तीसरा। उत्तर प्रदेश में है आपका नरौरा जो कि बुलंदशहर में, डी का हो जाएगा पहला। 2, 4, 3, 1 तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है। एक तरफ जो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक इमारत दिए गए हैं, दूसरा तरफ जो है स्थान कि कौन से स्थान पर हैं। तो चलिए देखते हैं, 84 गुंबद कहाँ पर है? तो ये आपके जालौन डिस्ट्रिक्ट में है, ये का हो जाएगा चौथा। उसके बाद जामा मस्जिद दिया गया है, तो यह मुरादाबाद में है जामा मस्जिद, तो हो जाएगा बी का तीसरा। उसके बाद बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो यह आपका कुशीनगर में है बौद्ध स्तूप, सी का दूसरा। कामतगिरी पर्वत कहाँ पर है? चित्रकूट में, डी का पहला। 4, 3, 2, 1 विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, कानपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1997 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी विश्व बैंक की सहायता से। अगला प्रश्न आपका, ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, वर्ष 2001 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी ऑपरेशन ग्रीन योजना का, 1 जुलाई 2001 को। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामपुर में। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में कुल जो है 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो वह है आपका चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है। दूसरा है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद। तीसरा है सैम हिगिन बॉटम कृषि विश्वविद्यालय इलाहाबाद। चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। और पाँचवा है मान्यवर श्री काशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय बांदा। तो 5 उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमेंट कारखाना आपका बरेली में दिया गया है, ये आपका सुमेलित नहीं है। सीमेंट कारखाना जो है चुर्क और डल्ला में है, न कि बरेली में। बाकी मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, उर्वरक कारखाना आंवला में है, ये सभी सही हैं। सी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है।
अगला प्रश्न आपका, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। अगला प्रश्न आपका, कच्चा रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। अगला प्रश्न आपका, भारत में सोने का सर्वाधिक संचित भंडार किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। नेक्स्ट है आपका, कुल हीरा संसाधन में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत योगदान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90.18%। और मध्य प्रदेश में हीरा का उत्पादन कहाँ से होता है? तो पन्ना से जो है मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 140 का। तो दोस्तों जो है ये था आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।